अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। और इसमें हम बात कर रहे हैं मुआहदा लुज़ान पर। हमने अपने पिछले एपिसोड में ये जिक्र किया कि मुआहदा लुज़ान जो है एक बड़ा ही इसके अंदर सस्पेंस है और लोगों की बहुत सारी क्यूरीज़ हैं इसके हवाले से, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि ये मुआहदा है क्या और क्यों हुआ और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, और अगर इसकी कोई एक्सपायरी डेट है तो उसके बाद क्या होगा और क्या हो सकता है। इस मुआहदे के ख़त्म होने के बाद अगर ये ख़त्म होता है तो टर्की जौन सा है उसको क्या फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पर इस वक्त तुर्किया के सदर हैं रजब तैयब अर्दवान, वो इस मुआहदे के हवाले से क्या सोचते हैं, हम आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ, हमने कल भी जिक्र किया था कि दरअसल ये फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहली जंग अजीम जौन सी हुई 1914 में और 1918 तक जारी रही, इस जंग में जो इत्तेहादी ताकतें थीं, तुर्की उनके मुकाबले में सामने आया और इस मुकाबले में सल्तनत उस्मानिया थी उसको शिकस्त हुई। और इस शिकस्त के बाद तुर्की और इत्तेहादी जो फोर्सेस थी, ताकतें थीं जिनका मैंने जिक्र किया कल भी, कि जिनमें बरतानिया थी, इटली था, जापान था, रशिया था, फ्रांस था, ये सारे लोग जो उनसे थे एक तरफ थे। इन्होंने जो ऑटमन अम्पायर थी, सल्तनत उस्मानिया थी, उसके साथ एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट इसलिए हुआ कि जंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें तुर्की ने ऐसी की हुई थी जिनको बहरहाल क्लोज करना था। जैसे हम आजकल जैसे हम जिक्र करते हैं NRO का, कि NRO दे दिया, माफ़ी दे दी। कुछ टर्की की तरफ से ऐसी चीज़ें थी, ज़ाहिर है उधर से वो जीते हुए थे, इत्तेहादी फोर्सेस ने वो जंग जीती हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार, और उस जीती हुई जंग को वो कन्वर्ट करना चाहते थे अपनी अल्टीमेट सक्सेस में। तो उसके लिए उन्होंने टर्किश जो अंपायर थी उसके साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, और ये एग्रीमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि 24 जुलाई 1923 को इंक हुआ, यानी इस पर दस्तखत हुए, और 6 अगस्त को इस पर अमल कर लिया गया। और उसके बाद टर्किश की जो पार्लियामेंट थी उन्होंने भी इसको कबूल किया और ये मुआहदा जौन सा है इसको शुरू कर दिया गया। इस माहदे में अगरचे बहुत ही तफसीलात हैं, इसकी बड़ी लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं, बड़े लंबे चौड़े इसके नकात हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता हूँ। सिंपल ये हुआ कि सबसे पहले जो सल्तनत उस्मानिया थी उसकी हदूद का तयन कर दिया गया कि अब सल्तनत उस्मानिया उसकी बाउंड्री क्या होगी। मैंने जैसे आपको बताया कि सल्तनत उस्मानिया 12,20,000 मुरबा किलोमीटर पर फैली हुई सल्तनत थी और 3 बर्रे आज़मों पर थी। इसका हुजम और रकबा बहुत बड़ा था। इसको इत्तेहादियों ने कट डाउन किया और मौजूदा तुर्की जो है इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया गया। इसमें से बहुत सारे मुल्क जो हैं वो आज़ाद हुए, सऊदी अरब से लेकर कुवैत, कतर और फ़लस्तीन और इसराइल जैसे मुल्क इसमें से पैदा हुए। जब ये मामला तय हो गया तो उसके बाद तुर्की के ऊपर कुछ सियासी तौर पर भी इसके ऊपर पाबंदियाँ लगी कि ये कोई जारहियत नहीं करेगा, किसी और तरफ कोई अपनी तौसीफ़ पसंदी की तरफ नहीं जाएगा, और जो चीज़ें तय हो गई हैं उन पर अमल करेगा। इसके अलावा टर्किश के ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगीं कि उसके इर्द गिर्द जो आबी गुजरगाहें थीं इनको ओपन कर दिया गया कि इसमें से सारे शिप्स गुजर सकेंगे और टर्की उसके ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं आयद कर सकेगा टैक्सेशन की शक्ल में। इसी तरीके से तुर्की को इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंगेज करने के लिए इसके ऊपर कुछ चीज़ें इम्पोज की गई, और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की शक्ल में तुर्की के ऊपर एक नई क़यादत जौन सी है उसको मौका दिया गया कि वो तुर्की को एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर आगे लेकर जा सके। और उसके बाद फिर सल्तनत उस्मानिया जो थी वो सल्तनत उस्मानिया से रिपब्लिक ऑफ तुर्की में तब्दील हो गई। और फिर अब सब ने देखा कि तुर्की का एक तवील सफ़र है, 1923 से लेकर आज 100 साल हो गई। इस 100 साल के सफ़र में तुर्की ने बहुत सारे मराहल तय किए, और इस 100 साल के सफ़र में एक कॉन्सेप्ट, एक मफरूज़ा या एक सोच जौन सी है वो साथ साथ ट्रैवल करती रही है कि ये जो मुआहदा हुआ है तुर्कों के दरमियान और इत्तेहादी क़ुव्वतों के दरमियान, इसकी कोई लिमिट है। और आमतौर पर यह कहा जाता रहा कि ये 100 साल के लिए मुआहदा है, और 100 साल के बाद शायद तुर्की दोबारा से उसी शक्ल में बहाल हो जाएगा जैसे वो 100 साल पहले था। तो ये जो सोच है ये एक ऐसी सोच है जिसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो हल्के हैं इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का नाम देते हैं कि ये जस्ट एक अपने पास से गढ़ी गई एक कहानी है।
सीधी सी बात है, मैं आपको एक बात बता दूं कि एक वो इकबाल का एक शेर है, उसका एक मिसरा है कि है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। कि जुर्मे ज़ईफ़ी जो होता है ना, कमज़ोरी का जो जुर्म होता है, उसकी सज़ा बहरहाल मार खाने की शक्ल में ही पड़ती है। सीधी सी बात है कि सल्तनत उस्मानिया 1400 ईस्वी से इसका आगाज़ हुआ और उसके बाद हमने देखा कि 1920 तक जोश और पूरे ताकत के साथ और पूरे गलगले के साथ ये सल्तनत दुनिया के ऊपर मौजूद रही। एक सुपर पावर के तौर पर इसने अपना वजूद बनवाया। लेकिन जैसे ही इस सल्तनत के अंदर कुछ रेशा दवानियाँ हुई, ये लोग जो उनसे थे अपने असल मकासद से हट गए। इनकी कुव्वत के ऊपर, ख़ास तौर पर इकॉनमी के ऊपर जब असर पड़ा, उसके ऊपर जब फ़र्क पड़ा, फिर जंगें लड़ी इन्होंने और उन जंगों में जो इन्होंने काम किया, जिस तरह के अखराजात हुए और जो ज़िक पहुँची तुर्की को, और उसके नतीजे में इसे फिर इस मुआहदे के ऊपर मजबूर होना पड़ा, ये मुआहदा करना पड़ा। तो ये मुआहदा जौन सा है, ये एक खुशी का नाम नहीं था, ये एक शिकस्त खोरदा मुल्क के साथ जो फतह याब ताकतें थीं उनका मुआहदा था। और उस मुआहदे में तुर्की जो कुछ बचा पाया, मसलन उसने अपनी इंडिपेंडेंट जो पोजीशन थी, अपनी सोवरेनिटी को बहरहाल सेव किया। अदरवाइज वो इसकी सोवरेनिटी थी उसको उसके ऊपर भी गलबा करने के चक्कर में थे, जैसे बहुत सारी जगहों पर उन्होंने किया भी। तो तुर्की की खुद मुख्तारी को और उसकी सलामती को, जिसे कह लेंगे, एक तरह से सिक्योर किया गया। उसके साथ साथ उसके ऊपर पाबंदियाँ भी आयद की गई, उसको कट डाउन भी किया गया। इस मुआहदे के दौरान जब तुर्की की सल्तनत को हिलाया जा रहा था और उसको कट डाउन किया जा रहा था, तो उस वक़्त इंडिया में, बर्रे सगीर में, हिंदुस्तान में मुसलमानों ने एक भरपूर तहरीक भी शुरू की, जिसका नाम उन्होंने तहरीक खिलाफत रखा, खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए। मुसलमान यहाँ के जो हैं वो हमेशा से जज्बाती रहे हैं, हमेशा से दीन को प्यार करने वाले रहे हैं, दुनिया भर के मुसलमानों से मोहब्बत करने वाले रहे हैं। वो उस वक़्त तुर्की की जो सल्तनत थी, खिलाफत उस्मानिया जौन सी थी, वो वैसे भी दुनिया भर के मुसलमानों का एक रूहानी मरकज़ भी थी, क्योंकि सरज़मीन हिजाज़ उसके अंदर थी, सऊदी अरब उसके अंदर था, उसका एक हिस्सा था, मक्का मदीना शरीफ उसके अंदर थे। इसलिए मुसलमान उनको, जैसे आजकल हम सऊदी अरब को बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखते हैं, उस वक़्त वो टर्की को, सल्तनत उस्मानिया को एक अपने खलीफा के तौर पर देखते थे। तो जब वो खिलाफत और वो सल्तनत जौन सी थी वो एक रिस्क में आई और उसके ख़त्म होने का एक ख़तरा पैदा हुआ, तो यहाँ के मुसलमानों ने एक तहरीक चलाई। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये तहरीक इतनी मजबूत थी कि ये शायद तुर्की के अंदर जो लोग तुर्की की हिफाजत के लिए तहरीक चला रहे थे, उससे भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर तहरीक थी। लेकिन जब ये एग्रीमेंट हो गया 1923 में और लोज़ान मुआहदा हो गया और मुस्तफ़ा कमाल की शक्ल में और उसकी क़ियादत में एक नया तुर्की जौन सा है, उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया और उसने अपनी जो प्रीवियस जितनी भी ट्रेडिशंस थी उन सब को बेयक जुम्बश कलम ख़त्म कर दिया। तुर्की को एक मॉडर्न स्टेट की शक्ल में वो सामने लेकर आए, एक सेकुलर मुल्क की शक्ल में सामने लेकर आए। हमने देखा कि फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्कों के लाइफस्टाइल को, तुर्कों के कल्चर को, तुर्कों के रवायती इस्लामिक अप्रोच को उन्होंने चेंज करने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने उनके लिबास तक को बदल दिया, सर के ऊपर से दुपट्टा उठा दिया, पर्दे को ख़त्म कर दिया, बल्कि सज़ा मुकर्रर कर दी कि जो सर के ऊपर दुपट्टा लेगी खातून उसको इस तरह से रोकेंगे। तो तुर्की एक मॉडर्न शक्ल में सामने आया और एक मॉडर्न तुर्की जौन सा है उसके लिए कोशिशें की गई। तो ये मुआहदा तुर्की की नई शक्ल का बायस भी बना। अब ये है सूरत हाल इस वक्त कि तुर्की ने एक लॉन्ग ट्रैवल किया है 100 ईयर्स का, और इस लॉन्ग ट्रैवल में तुर्की ने अपने आप को इस्टेब्लिश भी किया है। ख़ास तौर पर मौजूदा जो सदर हैं रजब तैयब अर्दवान, इनके दौर में तुर्की ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, तुर्की ने अपने आप को मनवाया है। और हमने देखा भी है कि इनके दौर में वो जो ड्रामा सीरियल बनी अर्तगल, और फिर उसके बाद उनके जो बेटे हैं उस्मान गाजी, उसके ऊपर उन्होंने एक सीरियल लेकर आए। उससे भी लोगों में जो यूथ थी मुसलमानों की, उनके अंदर एक जोश पैदा हुआ, एक ख्वाब पैदा हुआ कि शायद तुर्की दोबारा से रिवाइव कर रहा है उस शक्ल में जो कि आज से 100 साल पहले थी। लेकिन मैं क्लैरिटी के साथ ये कहता चलूँ कि उस शक्ल में किसी किस्म का कोई रिवाइवल नहीं हो रहा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर आपके अंदर ताकत है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ताकतवर होना पड़ेगा। जैसे तैयब अर्दवान ने साबित भी किया कि उन्होंने अपने मुल्क के अंदर जो पावरफुल पॉकेट्स थी उनको शिकस्त दी,
और इस तरह से अपने लोगों को अपने साथ एंगेज किया कि 2016 में लोग जो थे वो जब तुर्की की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बगावत हुई तो लोग सड़कों पर आ गए, और वो लोगों का सड़कों पर आना पूरी दुनिया ने देखा। अदरवाइज़ तुर्की की सूरत हाल ये है कि ये पहला मुसलमान मुल्क है जिसने 1949 में इसराइल को तस्लीम कर लिया था और आज भी करता है। तुर्की जौन सा है एक मॉडर्न स्टेट है बहुत सारे मामलात में। तुर्की एक लंबे अरसे तक ये कोशिश करता रहा कि वो यूरोपीय यूनियन का रुकन बन जाए। अब शायद मेरा ख्याल है इससे दायरे से वो आगे निकल गया, अब वो उसकी इतनी खास नहीं रही, लेकिन उसकी एक स्ट्रगल और कोशिश रही है। हाँ, ये ज़रूर है, ये जो मुआहदा है इसके 100 साल गुजरने के बाद तुर्की ने अपने आप को इस पोजीशन में ज़रूर सेटल डाउन किया है कि वो अपनी सलामती के मामलात में, अपने दिफा के मामलात में माजी की निस्बत कहीं ज़्यादा बेहतर है। उसकी इकॉनमी माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर हुई है, ग्रो कर रही है और उसमें बेहतरी आ रही है। सेंट्रल एशिया जौन सा है और मशरिक़ वस्ता ख़ास तौर पर जौन सा है, उसके अंदर जो तुर्की की पोजीशन है वो स्ट्रेंथन हुई है। तुर्की एक मजबूत रोल अदा करने के काबिल हो चुका है। हम देख रहे हैं कि रजब अर्दवान जो से हैं वो रशिया के प्रेसिडेंट से भी बात कर रहे हैं, वो अमेरिका के साथ भी एंगेज हैं, और यूक्रेन के साथ रशिया की जो जंग है उसमें उन्होंने किसी का भी प्रेशर है वो नहीं लिया, ना अमेरिका का ना किसी और का। शाम के मामले में जो खाना जंगी है, शाम के अंदर जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, तुर्की उसमें भी एक फैसला कन रोल अदा करने की कोशिश में है। कब्रस के मामले के ऊपर, यूरोपीय यूनियन के साथ अपने ताल्लुकात के ऊपर, और पॉसिबल है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत के तलाश और के लिए उसके ऊपर जो बैन्स थे उनको तुर्की जो है उनमें से बाहर निकले और अपने एरिया में और अपने इर्द गिर्द उसके जो ज़ेर ज़मीन वसाइल हैं, मादनी वसाइल हैं, कुदरती वसाइल हैं, उनके ऊपर वो एक्सप्लोर करे उनको, जिससे उसकी इकॉनमी जौन सी है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। वैसे हम ये भी देख रहे हैं कि तुर्की दुनिया इस्लाम में एक वोकल लहजे में सामने आ रहा है। तैयब अर्दवान जौन से हैं वो इंडिया को चैलेंज करते हैं पाकिस्तान के साथ खड़े होकर, वो म्यांमार के हुक्मरानों को चैलेंज करते हैं कि वहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद ना करें, वो इसराइल को भी चैलेंज करते हैं फ़लस्तीनियों के लिए, वो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर मुसलमानों की बड़ी दबंग आवाज़ बुलंद करते हैं। और हमें उम्मीद है कि तैयब अर्दवान की क़यादत में जो तुर्किया है वो इतना बड़ा और ताकत और मुआशी कुव्वत के तौर पर सामने आ जाएगा कि ना सिर्फ तुर्की जौन सा है वो आलम इस्लाम का एक प्राइड बने और एक लीडिंग पावर बने, बल्कि वो दीगर जो इस्लामी मुल्क हैं उनकी मुआवनत, उनकी मदद और उनके साथ खड़े होकर उनको आगे ले जाने में भी एक रोल प्ले करेगा। अदरवाइज़ इसके अलावा ये जो मुआहदे होते हैं वो ज़ाहिर है होते हैं, उनकी कोई लिमिट से उनसी है, वो मेरा नहीं ख्याल है कि उसकी कोई तयन हम कर सकते हैं। ताकत की बात है, कुव्वत की बात है। अगर आपके पास ताकत और कुव्वत है तो सारे मुआहदे खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कमज़ोर हैं तो कोई आपने मुआहदा ना भी किया हो तब भी आप लोगों के सामने सरनिगू हो जाते हैं। मैं यहाँ पे एक और एम्बिग्विटी और बहाम आप लोगों का दूर कर दूँ कि बहुत सारे लोग जो उनसे हैं जो एक ख़ास किस्म के फ्रेम ऑफ माइंड का शिकार हैं, वो शायद ये भी समझ रहे हैं कि 2023 के बाद तुर्की जो है वो दोबारा से उस शक्ल में रिवाइव करेगा जो आज से 100 साल पहले थी। मतलब ये कि वो सल्तनत उस्मानिया और खिलाफत उस्मानिया का जो माहौल है वो दोबारा से पैदा हो जाएगा। सऊदी अरब, इराक़ और कुवैत और मुत्तहिदा अरब इमारात और शाम और किब्रस और यूनान और ये सर्बिया और ये जो यूगोस्लाविया जो अब आगे के हिस्सों में तकसीम हो चुका है, ये सारे के सारे शायद तुर्की का हिस्सा बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। ये सारी की सारी हेलुसिनेशन है, खुद साख्ता चीज़ें उस कॉन्फ्रेंस थ्योरी का हिस्सा है, कॉन्स्पिरेंसी का। आप इसमें कम अज़ कम ना जाए। सिंपल ये बात है जो मैंने आपको बताई कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। तुर्की रिवाइव कर रहा है, तुर्की अपने आप को एक ताकतवर स्टेट के तौर पर सामने ला रहा है। उसको इस सफ़र में ज़्यादा जोश के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम इस मुआहदे को 100 साल के साथ जोड़ते भी हैं तो 100 साल के बाद तुर्की को अपनी इकॉनमी को मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि उसका डिफेंस, उसकी इलाकाई हैसियत, उसकी इंटरनेशनल पोजीशन जो सी है वो इतनी ताकतवर और मजबूत हो जाए कि वो ना सिर्फ अपने आप को एक मजबूत और ताकतवर मुल्क की शक्ल में दुनिया के सामने लेकर आए, बल्कि जिस तरह से तैयब अर्दवान दीगर मुसलमान मुल्कों की बात करते हैं और मुसलमान मुआशरों की बात करते हैं, उनकी तरक्की, उनकी इस्लाह और उनकी बेहतरी के लिए भी तुर्की जो है वो एक मजबूत किरदार अदा कर सके। यही मजबूत किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तान के साथ भी लोगों को, दुनिया को बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता है। अगर हमारे हुक्मरान इसको समझें और अपनी मईशत के ऊपर और अपने वसाइल को इस्तेमाल करने के ऊपर तवज्जो दे सकें।
आज के लिए इतना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए, पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव सोचिए, ताकि हमारा मुल्क जौन सा है आपकी सोच के साथ तरक्की के रास्ते पर ज़्यादा तेज़ी से गामज़न हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।